श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों को सीज फायर के बारे में क्वेश्चन है कि सर अब आगे क्या। आपको भी सब दिखता ही है, फिर भी मुझे पूछ रहे हैं। कई दिन से मैं बता रहा हूं ना कि विश्व की ये जो चार सोच है, इजराइल, ईरान, अमेरिका और चौथी है अपने पड़ोसी, ग्रेट पड़ोसी चाइना की, ये चार सोच कभी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक विश्व में कभी शांति नहीं होगी। जब तक ग्रेटर इजराइल का सपना उसका पूरा नहीं हो जाता तब तक इजराइल थमने वाला नहीं है। ग्रेटर इजराइल और थर्ड टेम्पल की जो इसकी चाह है सदियों से, वो उसको किसी भी प्रकार से उसको पूरा करना है। उसके लिए पूरा अरब मिडल ईस्ट को वो तबाह करने के लिए चल पड़ा है। वो रुकने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ उसको अमेरिका का साथ मिल गया तो उसने एडवांटेज ले लिया। अभी 40 दिन तक अमेरिका लड़ता रहा, अमेरिका थक गया तो अपना ही रास्ता निकाल के वो बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बोला कि इस सीज फायर में हुती, हमास और हिजबुल्ला सब है। इजराइल ने मना कर दिया। आज सुबह से उसका लेबनान पे अटैक चल रहा है। ईरान के ऊपर भी आज पेट्रोल केमिकल उसके जो फैक्ट्रियां है वहाँ भी आज अटैक हुआ है। तो वो किसने किया? ईरान ने। सीज फायर के बाद भी तो मिडल ईस्ट में चाहे कोई कुछ भी कर ले, इजराइल की तरफ से तब तक सीज फायर नहीं होने वाला है कि जब तक वो ग्रेटर इजराइल नहीं बना देता है। समझ गए आप? लेकिन जब तक वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा तो मेरा तो यही क्वेश्चन है कि कितने यहूदी बचेंगे और कितने सीज फायर के लिए कितने मुसलमान बचेंगे। और ये अरब देश अभी ये सोच रहे हैं कि ऐसी पेट्रोल की लाइन डाली जाए कि जो सीधा इजराइल होके, मतलब एक हॉर्मुज को ही छोड़ देने के बाद, ये अज्ञानी लोग, ये मूर्ख लोग ये समझ नहीं रहे हैं, इसका ग्रेटर इजराइल का प्लान ही नहीं समझ रहे। फिर उसके साथ ही आगे मतलब सब सौदा करने की बात, सब पेट्रोल की पाइपलाइन की जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये कितने अज्ञानी हैं, या तो समझ के भी नहीं समझ रहे, परमात्मा जाने हैं। लेकिन जो आपने पूछा उसका यही जवाब है कि जब तक ग्रेटर इजराइल बन नहीं जाता तब तक इधर कोई सीज फायर नहीं होगा। और सीज फायर होने के बाद भी हमले चालू ही रहेंगे, जैसे आज लेबनान पे भी चालू है और ईरान पे भी चालू है, इराक में भी चालू है, बगदाद में भी चालू है। समझ गए आप? तो ये झांसे में आप मत रहिए, आप प्लान भी रेडी रखिए। आप विदेश में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, कहीं पे भी है, आपको इंडिया वापस आना ही है। ये बात दीवार पे लिख लो। आज से 40 साल पहले हमारे सूरत की दीवार पे लिखा था कि जब आएगा वीसा न रहेगा ईसा मूसा। दूर से 4 किलोमीटर दूर से भी पढ़ सकते हैं, इतने बड़े अक्षर में लिखा था। समझिए? तो इसी तरह आप अपने घर की दीवार पे लिख दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी सीज फायर हो जाए, ये हो जाए, लेकिन आपको मिडल ईस्ट से और यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सब जितने भी नाम मेरे को, जितने गोरी चामड़ी के देश है और मिडल ईस्ट है, वो सब अरब, ये सब आपको इंडिया वापस आना ही है। तो प्लान बी मस्ट बी। आज भी वीडियो डाला है, सुन लेना। कैसी बात करते हैं देखो आप। बोलते हैं ना कि नंगेपन की भी कोई हद होती है। इजराइल और अमेरिका ने वॉर ठोका ईरान के ऊपर, उसको इतना बर्बाद कर दिया। अभी वो पैसा मांग रहा है कि मुझे जितना नुकसान किया उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए, युद्ध में जो नुकसान हुआ। ईरान मांग रहा है। अब उसकी भरपाई के लिए वो बोल रहा है कि मैं हॉर्मुज से जितने भी जहाज़ निकलेंगे उसके ऊपर टैक्स डालूंगा, ड्यूटी डालूंगा। है? और उसकी सम्मति भी अमेरिका ने दे दी है, ऐसा सुना जाता है? क्यों दे दी? कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए
जो नाटो दूसरे देशों ने उसको साथ नहीं दिया, हाँ, तो वही जाके अभी ईरान के साथ बैठ गया। समझ में आया कि हॉर्मुज़ खुलवाने में और ये ड्यूटी वसूल करने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस मतलब अमेरिका ने हॉर्मुज़ से जितने भी जहाज पसार होंगे उसकी वसूली जो ईरान करेगा, ओमान करेगा, तो उसके लिए सम्मति दे दिए। ये आदमी कितना घटिया है, ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, कि उसको साथ नहीं दे। पहले तो वो सबको रिक्वेस्ट कर रहा था, नाटो और सबको, कि मुझे मेरे साथ आइए, ये हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद कीजिए। मदद नहीं की। तो जिसने हॉर्मुज़ बंद कर किया था ईरान, उसके साथ ही बैठ गया कि अभी तेरे को इतने से जितने भी जहाज़ निकलेंगे उस पर जो तू ड्यूटी लगाएगी उसमें मेरी सम्मति है। समझ में? तो अभी भी वो कि सारे तुम मेरे को साथ नहीं दिया तो अभी तुम टैक्स दो। समझा? ये आदमी कितना घटिया है वो आप सोचो। पहले सब बर्बाद कर देता है, फिर सुवर्ण युग की बात करता है। पूरी दुनिया के ऊपर युद्ध ठोक दिया, वेनेजुएला के हाथ ले लिया, उसके प्रेसिडेंट को ही उठा लिए हैं। ग्रीनलैंड का तो अभी बाकी है, अभी क्यूबा का भी बाकी है ना। तो पूरी दुनिया को युद्ध में ठोक दिया। रसिया यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट ही नहीं करता तो यूरोप भी लपेट में नहीं आता। अमेरिका सपोर्ट ही नहीं करता तो यूरोप की ताकत ही नहीं थी कि रसिया के अगेंस्ट जाए और जाके यूरोप को सपोर्ट करे। तो पूरी दुनिया को जब से ये रसिया यूक्रेन का वॉर जब आए तो वो युद्ध 4 दिन में ही ख़त्म हो जाता, कि 10 दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन यूक्रेन मतलब पूरी दुनिया को युद्ध में ठोक के पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद करके, अब ईरान की बर्बादी करके उसका पैसा, उसको जो नुकसान है उसको वसूलने के लिए उसने ईरान को लाइसेंस दे दिया, हाँ तुम और मुझसे पैसे वसूल कर सकते हो। बर्बादी वो करे और भोगते दुनिया। समझ में आता है? बर्बाद किसने किया? अमेरिका और इजराइल ने। अब ईरान वसूली करेगा तो किससे? दुनिया से। दुनिया के जितने जाएंगे उधर उसके ऊपर से वो ड्यूटी लेगा। तो दादागिरी ये करे, बर्बाद ये करे और भोगते दुनिया। ये हॉर्मुज़ से अमेरिका अपने युद्ध का भी खर्चा निकालने का टाइप पिछले दरवाजे से ईरान के साथ कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं। मतलब जो उधर ड्यूटी लेगा जहाज़ को पसार कर, उसमें अमेरिका का भी भाग हो सकता है। ये आदमी, ये राष्ट्र किसी का नहीं है। सीज फायर कर दिया तो इजराइल को पूछा भी नहीं है। मैंने आगे ही बोला था कि बीच में ही ये छोड़ के भाग जाएगा और इजराइल मरेगा। शेयर बाजार के साथ भी एक कैसा ये गेम खेल रहा है। पहले ऐसी परिस्थिति बनाओ कि दुनिया के सब शेयर बाजार गिर जाए, टेंशन में आ जाए, हर दिन लुढ़कता ही रहे, फिर बीच में ये कुछ, तो तब ये बंदा क्या, वो खुद बिजनेसमैन है ना, तब वो उसके सब खरीदते रहते है ना। नीचा जाएगा, नीचे डालता है, ऐसे रोज माहौल ऐसा बनेगा शेयर बाजार गिरता ही जाएगा और यही लोग खरीद करते रहेंगे। फिर यही लोग ऐसा कुछ माहौल बना देंगे, ऐसा स्टेटमेंट बना लेंगे, बोल देंगे कि सबको लगेगा चलो अब युद्ध खत्म हो गया, तो शेयर बाजार मतलब चलने में लगेगा, तेज़ी आ जाएगी। जैसे आज आ गई है 2500 तो ऊपर तो भारत में ही दिखा रही है ना। तो यही लोग फिर बेच के नफ़ा, मतलब समझ गए आप, वो आपके साथ खेल कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोने चांदी जितने भी मेटल के हैं, जिसने भी सत्ता बाजार है, इनके साथ ये लोग खेल खेलते हैं। अब इनका युद्ध का खर्चा भी वो निकालेगा हॉर्मुज़ से, ईरान के साथ अंदर खाने टाइप कर देगा कि भाई तेरे को 100 रुपये मिल रहेगा, हाँ तो 100 रुपये के 3 बार 35 ओमान के, 35 रुपये ईरान के, बाकी का जो बचा 30 पैसा वो अमेरिका का, तो उसका खर्चा तो निकाल देगा। लेकिन ये बताओ, इतनी जंग में अमेरिका थक जाता है तो इजराइल के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? और ग्रेटर इजराइल की उसकी जो झुंबेश है, उसकी जो चाल है, उसकी जो दौर है, तो उसके लिए उसको कितना पैसा चाहिए? तो इतना पैसा उसके पास कहाँ से आता है? केवल 90 लाख की आबादी है
हमारे इंडिया के कोई एक छोटे शहर की आबादी है इतनी, तो उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अमेरिका ठग जाता है 40 दिन में, लेकिन वो नहीं ठगता। वो 6 महीने में, 3 महीने में फिर से खड़ा हो जाता है, फिर वापस 25-30 दिन का युद्ध करता है। 7 अक्टूबर से कंटिन्यूस वो युद्ध ही कर रहा है। 90 लाख की आबादी, कहाँ से आता है पैसा? एक इशारा किया था मैंने कि ज़्यादातर डीप स्टेट में यहूदी ही है, और ये यहूदी ग्रेटर इजराइल डीप स्टेट वाले बना के ही रहेंगे। उनका ही बहुत प्रेशर था, ऐसा सुना था। और ट्रम्प का दामाद भी यहूदी है, तो समझ में आया क्यों ट्रम्प ये युद्ध में कूद पड़ा। अदरवाइज उसका राष्ट्र तो इसके विरुद्ध है, उसकी जनता तो उसके विरुद्ध है, उसकी पार्टी के लोग भी विरुद्ध है, उसके आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर भी विरुद्ध थे। सबको निकाल दिया, सबको निकाल के अपने दामाद की ही सुनता है। समझ में आता? हाँ। और ये लोग की पॉलिसी, पहले पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर दो, है ना? कल तक क्या बोल रहा था ये, हाँ? पूरे ईरान को हम एक नाइट में ख़त्म कर देंगे, पाषाण युग में डाल देंगे, समझौता करने के लिए भी कोई बचेगा नहीं, पूरा मिट्टी में मिला देगा। वो फिल्मों के डायलॉग होते ना, ऐसे डायलॉग बोल रहा है। और आज बोल रहा है ईरान को सुवर्ण युग में ले जाएंगे, मिडल ईस्ट को सुवर्ण युग में ले जाएंगे, अरबियों को सुवर्ण युग में ले जाएंगे, गाजा को सुवर्ण युग में ले जाएंगे। क्या ये लोग इतने मूर्ख हैं? मिडल ईस्ट वाले, अरब वाले, ये गाजा वाले, या पूरी दुनिया? ये आदमी इस तरह से बात करता है, उसमें एक बात तो पक्की है, या तो वो मूर्ख है, उसका उपला दिमाग है ही नहीं, या तो वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है। सारी दुनिया मूर्ख है ऐसा मैं नहीं बता रहा, वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है, या तो वो खुद मूर्ख है। सोच लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो वो खुद मूर्ख है, या तो वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है। समझ में आया? हाँ भाई। रिजिम के चेंज कराने निकला था, उसके बाद सारी 450 kg यूरेनियम में वो ले जाने के लिए निकला था। परमाणु बम नहीं बनाना, कहाँ हुआ? एक भी उल्लू सिद्धि नहीं हुआ, उल्टा दुनिया को हॉर्मुज के चक्कर में फंसा दिया, कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। पहले कोई भी जहाज को हॉर्मुज में निकलने टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब सबको टैक्स देना पड़ेगा। साला करे ये और भुगते सारी दुनिया। ये आदमी का तो परमात्मा को बहुत जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैंने बोला है एक चीज़ कि दिसंबर एंड तक इस दुनिया को नया हिटलर मिल जाएगा। समझ में आता है? लेकिन इसके भी बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। जून महीने से पकड़ के चलना, ये साल के अंत तक ट्रम्प के भी बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। मैंने बोला था दुनिया के 5 बड़े देशों के नेताओं के ऊपर हमला होगा, उसमें से एक खोमेनी साहब तो गए, दूसरा एक ट्रम्प है, एक बेंजामिन है ना? बताया था, आगे नहीं बता सकता, मर्यादा है। हाँ, फाइनली एक बात बता दूं, ये सीज़फायर के चक्करों में मत पड़ना। मैंने बुलाया है कि 2032 तक, उसमें से भी 2029-30 तक ये पूरे विश्व में जंग रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, ऐसे चलती ही रहेगी। अब जब रुकेगी वही जंग आगे खूंखार होके लड़ी जाएगी। दूसरी बात, 26 से 27 खराब, 27 से 28 खराब, 28 से 29 खराब, 29 से 30, 30 से 31, 30 32 है। तो सीज़फायर
को दिमाग से निकाल ही दो, सीज फायर पर ध्यान ही मत देना। अपना प्लान बी रेडी रखना, अपने प्लान बी पे चलते रहना है। जो भी एनर्जी से सोर्सेस है इस दुनिया में, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, जो भी, उसका प्लान भी रेडी रखना। एक एग्जाम्पल दूँ, गैस से चूल्हा जलता है तो उसका ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक चूल्हा, इलेक्ट्रिक भी ना हो तो उसका ऑप्शन है सोलार का चूल्हा, है ना। और दूसरा एक ऑप्शन है अपना 90-50 वाला चूल्हा, जो हम कोलसे से और लकड़ी से जलाते थे। तो इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी है जरूरियात की चीज़ें, तो वो सब का प्लान भी रेडी रखो। आगे का जीवन शहरों में नहीं है, गाँवों में। तो अपना गांव का पुराना मकान बेचना मत, उसको अच्छे से रिपेयर करके अच्छी तरह से रखना, क्योंकि आगे गाँवों की मिलकर आपको बहुत काम आएगी। और सबसे बड़ा प्लान भी तो शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, प्रभु का डेली नाम स्मरण। कई दोस्त मुझे पूछ रहे कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तो शहर में ही रहना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब है, मध्यम वर्ग है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी यही है कि अपना जीवन शुद्ध सात्विक कीजिए, चरित्र संभालिए। आपके जो भी इष्ट देव है, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, जो अपनी अपनी कुल देवी, आप यीशु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, आपके जो भी जैन हो, आपके महावीर है, जिसको भी मानते हो उसका कंटिन्यूस नाम स्मरण करो। और दूसरा बेस्ट फॉर्मूला बताया, किसी भी पराये धर्म का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, देरासर, बुद्धिस्ट आश्रम, तपोवन आश्रम, जो भी है गुरुओं का आश्रम, उसको नुकसान मत करना। और दूसरे धर्म की माताओं, बहनों को और बच्चों को उसके साथ खेल मत करना, नहीं तो तेरे साथ खेल हो जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। पूरी दुनिया को ये लोग घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं। आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो आपकी गेम बन जाएगी। महाखेल चल रहा है डीप स्टेट का, और ये अमेरिका का, इजराइल का, है ना। अभी रसिया और चाइना भी मैदान में आएंगे, भारत में आएंगे। तो जो मैंने बताया वो बेसिक बातें पकड़ के रहना। बाजार चढ़ेगा उतरेगा, सब इनका खेल है, उसी प्रकार का खेल है ये सीज फायर। तो इसके झांसे में मत आना। और इस बार अगर ईरान झांसे में आ गया तो बहुत मार खाएगा। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।